लोग क्लास 10th के सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम डिजिट्स के बारे में जानते हैं। डिजिट्स 0 से 9 तक को हम डिजिट्स बोलते हैं। 0 से 9 तक में एक, पहले 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। और इसी से सारी संख्याओं का निर्माण होता है जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी दुनिया में सारी संख्याएं जिसे हम देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। और इन सारी संख्याओं का निर्माण ये 10 डिजिट से ही होता है। जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 34 यानी 34, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और ये इसमें 3 और 4 क्या है, ये अलग अलग डिजिट है। और ये दोनों डिजिट जब मिल गया तो ये क्या बन गया, नंबर यानी संख्या बन गया, संख्या बन गया। इसी तरह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 75, ये क्या है, ये भी एक नंबर है। और इसमें 7 और 5 ये दोनों क्या है, अलग अलग डिजिट्स है। यानी इसी 10 डिजिट से दुनिया की सारी संख्याओं का निर्माण होगा। किसी भी संख्या में इस 10 डिजिट्स के अलावा और कोई भी डिजिट्स नहीं आएगा। यानी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10 ही डिजिट्स है, इसके अलावा और कोई डिजिट्स नहीं है। क्लियर है। अब हम कुछ संख्याओं को समझते हैं। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, या इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या हम गिनती की संख्या को बोलते हैं। यानी गिनती जहाँ से शुरू होती है वहीं से प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है। गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ठीक है। गिनती का कोई अंत नहीं है। यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो गिनती की संख्या होती है। हम गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो गिनती 1 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और गिनती अनंत तक जाती है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वो अनंत होगी। यानी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी अनंत है। गिनती का कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में, यानी गिनती की संख्या कौन होती है, 1 2 3 4 अनंत तक। तो इस गिनती की संख्या के पहले यदि हम 0 शामिल कर दें, क्या कर दें, 0 शामिल कर दें, यानी गिनती की संख्याओं के समूह में जब हम 0 को शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यानी 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। चूँकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। जिस तरह गिनती की संख्याओं का कोई अंत नहीं है, उस तरह पूर्ण संख्या का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी अनंत और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक यदि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो वो बन जाता है पूर्णांक। जैसे 0 -1 -2 -3 -4 और इसी तरह आगे। फिर 0 के बाद 1 2 3 4 और इधर भी हम कितना भी ले सकते हैं। तो ये
पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक में ऋणात्मक भी शामिल होता है, जीरो भी और धनात्मक भी। इसलिए हम पूर्णांक को 3 भाग में बांट सकते हैं। ये जो ऋणात्मक है इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो शून्य है इसे हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। और ये जो धनात्मक है इसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दे तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक 3 होता है, यानी पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद शून्य पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अगर हम इंडिविजुअली 8 की बात करें तो यह धनात्मक पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन यहीं अगर हम -8 की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक है, न ये प्राकृत संख्या है और न ही ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है परिमेय संख्या, या इससे पहले हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या हम उन संख्याओं को बोलते हैं जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक होता है। जैसे अगर हम 4 को देखते हैं, 4 क्या है? एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है, और ये एक पूर्णांक भी है। तो हम 4 का पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हम ऐसे करते हैं, पहले 2 से यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से यहाँ 1 आएगा। तो 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी है और 4 खुद भी खुद का फैक्टर है। तो 4 का कितना फैक्टर हो गया? 1, 2, 3, यानी 4 का 3 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर। तो हम यानी भाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। तो 3 2 से अधिक है, यानी 4 का 2 से अधिक फैक्टर है। तो ये 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वो होती है जिनका फैक्टर यानी जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 का फैक्टर करते हैं, यहाँ 3, फिर 3 से 1, तो 1 भी 9 का फैक्टर है, 3 भी है और 9 खुद भी है। ठीक, तो उसके बाद इसका कितना फैक्टर हो गया? इसका भी 3 फैक्टर हो गया। तो ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। यानी 2 से अधिक गुणनखंड वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो एक भाज्य संख्या होगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होगी? तो जैसे 2 जो संख्या है, 2 इकाई 2, यानी 2 का सिर्फ 1 और ये 1 2, ये 2 ही फैक्टर है। इसलिए 2 जो है वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर। और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब 7, तो 7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 का भी कितना फैक्टर है? 2, एक 7 और एक स्वयं 1। ठीक है, तो ये 7 भी हो गया अभाज्य संख्या। इसी तरह अगर हम 17 को देखें तो 17 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका भी केवल 2 ही फैक्टर है, एक 17 है और एक 1 है। तो ये भी हो गया अभाज्य संख्या। वहीं अगर हम 18 को देखें तो 18 क्या है? 2 से 9, फिर 9, तो 9 का भी 3 फैक्टर है, पता है, और 2 यहाँ पर 2 और फैक्टर आ गया, 2 एक 2 और एक 18। तो
18 का टोटल 5 फैक्टर हो गया, यानी 18 भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से अधिक फैक्टर है। फिर यहीं पर अगर हम देखें 23, तो ये एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 23 का भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, एक 23 स्वयं और एक 1, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या होगी, यानी ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, और ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है। अब यह प्रश्न उठता है कि एक जो कि एक नंबर है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे या अभाज्य कहेंगे। तो भाज्य होने के लिए कम से कम 2 से अधिक यानी 3 या 4 या 5 जितना भी गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। लेकिन अभाज्य होने के लिए भी कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो एक के पास न तो 2 से अधिक गुणनखंड है और ना ही सिर्फ 2 है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो न हम इसे अभाज्य कहेंगे और ना ही भाज्य कहेंगे, यानी एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो होती है जिस 2 संख्याओं के बीच का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। जैसे 3 और 4। 3 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 1, और 4 का फैक्टर करते हैं 2 2 1। 3 के फैक्टर में 3 और 1 है, 4 के फैक्टर में 2 2 और 1 है। ये दोनों में कॉमन कौन सा है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। इन दोनों संख्याओं में सिर्फ कॉमन क्या है, एक ही है, बाकी और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। तो ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक हो, यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। वहीं अगर हम 4 और 6 को देखें तो 4 का फैक्टर 2 और 6 का फैक्टर 2 3 3 1। यहाँ पर 1 और यहाँ 1, इसके फैक्टर में भी 1 है, इसके फैक्टर में भी 1 है, इसके फैक्टर में भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो यहाँ जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी है, यानी ये भी कॉमन है और यहाँ भी ये भी कॉमन है। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड कॉमन है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी सह अभाज्य संख्या सिर्फ वही होगी जिसके बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अलावा और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्लियर है। सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, या इसी में देख लेते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे 2 खुद, उसके बाद 0, ठीक, फिर 4, कुछ भी हो सकता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 8, तो 8 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया 8, ठीक। तो ये 8 जो हुआ ये कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर यानी सम संख्या। अगर 7 की बात करें तो 7 जो है वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 क्या है? ऑड नंबर है। यानी जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे इवन नंबर यानी सम संख्या, और जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है, यानी विषम संख्या। क्लियर है। तो अगर हम 20 की बात करें तो 20 जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए हम 20 को क्या कहेंगे? सम संख्या, ठीक है, यानी इवन नंबर। लेकिन यहीं पर 21 रहे तो 21 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक,
तो ये क्या होगा, एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पी और क्यू दोनों एक पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे 1/4, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है, और ये दोनों पी वाई क्यू के रूप में है, और यहाँ क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन अब यहीं पर अगर 4/0 हो तो ये परिमेय क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से 4 में भाग देने का मतलब होता है अपरिभाषित, यानी यह ज्ञात नहीं है कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा, तो ये अपरिभाषित है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये परिमेय नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर p और q पूर्णांक ना हो, जैसे 1/4 है, तो यहाँ ये 1 और ये 4 दोनों पूर्णांक है, लेकिन यहीं पर अगर √2/4 होगा तो यहाँ पर 2 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हम √2 को जब हल करेंगे तो वहाँ पर 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, जो भी आए, तो ये एक पूर्णांक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो परिमेय संख्या को समझने का या परिमेय संख्या को पहचानने का एक तरीका है, वो क्या है कि p और q दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक। तो यहाँ √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये अपरिमेय होगा। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? तो जैसे √2, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि √2/1 अगर लिखें तो ये तो p/q के रूप में है, लेकिन यहाँ जो p है ये एक पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये क्या हो जाता है? परिमेय तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय ही हो सकता है। और एक दूसरी बात कि ये √2 जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती। अब ये दशमलव प्रसार शांत या अशांत अनावर्ती या अशांत आवर्ती क्या होता है, इसे समझते हैं। सबसे पहले दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत और दूसरा अशांत। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जैसे 5/2, यहाँ जो 2.5 है, 2 से जब हम 5 में भाग देते हैं तो क्या आया? 2.5, यानी ये 5 पर आके दशमलव के बाद ये 5 पर आके ये दशमलव प्रसार रुक गया, यानी इसके आगे अब कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहीं कट गया तो अब इसके आगे नहीं होगा, तो ये रुक गया। क्या हो गया? रुक गया, क्योंकि ये 5 के बाद अब कुछ नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहीं पर जब हम √2 का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो क्या आता है? देखिए,
1 आएगा, फिर हम 1 1 जोड़ देते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा, 2 में से गया 1। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ 00 आएगा, ठीक। तो 00 के बाद अब यहाँ एक 24 चौके 24 लेंगे, तो 4 से गुना होगा। यहाँ आ जाएगा 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8 1 9 96। अब ये घटा के आएगा 4, फिर ये दशमलव का 00 उतरेगा और यहाँ जोड़ के आ जाएगा 2 4 8, ठीक। फिर 28 पे हम कुछ लेंगे, कोई भी संख्या जो ये 400 आए या 400 से कम आए, लेकिन ये 400 नहीं आएगा, ठीक है। और ये दशमलव के बाद अंक जो है बढ़ता चला जाएगा, मतलब कुछ अलग अलग तरह से आता चला जाएगा और ये कभी न कटेगा और न रुकेगा। तो इसे हम कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया अशांत, ठीक। और ये हो गया ऊपर जो 2.5 है, ये हो गया शांत। तो ये दो तरह का दशमलव प्रसार हो गया। अब ये अशांत में 2 तरह का होता है। एक अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये वाला, ये अशांत अनावर्ती है, क्योंकि दशमलव के बाद जो है वो संख्याएं न तो रिपीट होती रहती है और ना ही संख्याएं रुकती है। ये जितना ज़िंदगी भर अगर हम सॉल्व करते चले जाएँ तो भी कभी न कटेगा और ना ही रुकेगा, तो इसे हम कहते हैं अनावर्ती। लेकिन यहाँ ये जो हो गया ये तो शांत है, लेकिन वहीं अगर हम 1 के बाद 2 और 5 आए, ठीक, और ये 2 5 ही आता रहे, ठीक है, रिपीट होता रहे बार बार, या सिर्फ 2 रिपीट होता रहे या 2 5 दोनों साथ में रिपीट होता रहे, तो इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। और ये जो अशांत आवर्ती होता है और ये शांत होता है, ठीक, तो ये जो दोनों होता है अशांत आवर्ती वाला और शांत वाला, ये दोनों संख्याएं परिमेय होती हैं, ये दोनों संख्याएं परिमेय होती हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती वाला ये जो संख्या होती है ये होती है अपरिमेय। क्या होती है ये? अपरिमेय, ठीक है, समझ में आ गया। यानी ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो तो हम उसे कहते हैं परिमेय, और ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे हम कहते हैं अपरिमेय, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो मैथमेटिकल साइन होता है जैसे पाई या थीटा, अल्फ़ा, बीटा, ये सब क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि पाई क्या है, एक परिमेय है, तो पाई परिमेय नहीं है, पाई क्या है, अपरिमेय। यहाँ तक कि जितना भी मैथमेटिकल साइन है जैसे पाई, थीटा, अल्फ़ा, गामा, बीटा, जो भी मैथमेटिकल साइन है वो सब अपरिमेय होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके मान की बात करें, जैसे पाई के मान की बात करें, तो पाई का मान हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 22/7। तो 22/7 में 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, ठीक, और ये p/q के रूप में भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, ठीक। तो पाई अपरिमेय है और पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय है। तो ये कैसे है? तो इसका मतलब ये है कि पाई एक मैथमेटिकल साइन है, इसलिए ये वो क्या है, वो अपरिमेय है। और पाई इसलिए अपरिमेय है क्योंकि इसका कोई एक्चुअल मान नहीं है, यानी इसका कोई जो लीगल मान होगा जो पूरा पाई को सेटिस्फाइड करेगा वो कोई मान नहीं है, इसलिए वो अपरिमेय है। लेकिन हम जो 22/7 लेते हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, ये कोई एक्चुअल मान नहीं है, इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय है। पाई का हम और एक मान लेते हैं 3.14 और कुछ, तो ये भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि देखिए 3.14 क्या है, एक दशमलव प्रसार है और ये 7